बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली। मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं, फिर याद दिला दे रहा हूं आपको कि आपके असाइनमेंट के लिए जो चारों विषय दिए गए हैं ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से मैं चारों विषयों पर वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें यह है कि ये एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैं चारों विषयों पर ऑब्जेक्टिव भी बना दूंगा और सब्जेक्टिव भी। अगर सब्जेक्टिव आता है तो आप सब्जेक्टिव लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंगे, इसे याद करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। तो सेकंड पेपर में जो आपको 2 टॉपिक दिए गए थे, कबीर की सामाजिक चेतना, उस पर मैंने लेक्चर बना दिया है। दूसरा था पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन, उस पर भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। ये सारे अभी सब्जेक्टिव चल रहे हैं। अब फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है, यह क्लास इसी टॉपिक को रिलेट करेगी। आप इसे पढ़ें, लिखें, इसे याद करें, समझें और अपने एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि आप इसे कैसे लिखेंगे या कैसे इस संबंध में आप बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक प्रस्तावना टाइप आप बनाएंगे 4-6 लाइन की और लिखेंगे कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं हैं, बल्कि वे विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं की सूचक हैं। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं और उनके प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। अतः उनके इतिहास को समझने के लिए उनके रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को समझना भी आवश्यक है। हम इस विषय को निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से समझेंगे। अब आप इसमें पहली हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग होगी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप। और आप इसमें लिखेंगे क्या कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 1839 से मानी जाती है, लेकिन इसके पहले भी अनेक तमाम ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिनसे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण मिलते हैं या देखे जा सकते हैं। और आप यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दे देंगे, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कालिदास हजारा, काव्य निर्णय, भक्त नामावली, मूल गुसाई चरित्र। इस तरह से आप कुछ किताबों के नाम दे सकते हैं। ये सारी पुस्तकें क्या हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभिक स्वरूप हैं, लेकिन इनमें साहित्य इतिहास लेखन की कोई विशेष पद्धति दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हम इन्हें साहित्य के इतिहास की पुस्तक के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप अगली हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रयासकर्ता विद्वान। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रयासकर्ता विद्वान। और इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे? अब हमें देखिए, अब आप समझिए क्या करना है आपको। अब जितने भी प्रमुख इतिहास लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक, उनको आप एक एक उठाएंगे। सबसे पहले आप उनका नाम बताएंगे, फिर उन्होंने जो पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित, उस पुस्तक का नाम देंगे। वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई, अगर ये आपको याद हो तो बहुत बेहतर है, ये आप दे देंगे। कहाँ से प्रकाशित हुई, तो 4 चांद लग जाएंगे फिर तो आपके सवाल में, ये आप दे देंगे। सबसे पहले लेखक का नाम देंगे, उसकी कृति का नाम देंगे, रचना का वर्ष देंगे, रचना कहाँ से प्रकाशित हुई है यह आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि इस रचना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। बस इतना ही आपको बताना है।
और अगर ये दीर्घोत्तरीय में यह सवाल पूछा जाता है तो आप 7 8 8 लिख ले सकते हैं, और अगर शॉर्ट आंसर से पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण 3 4 लेखक लेकर के अपनी बात आप समाप्त करेंगे। फिर समझ लीजिए आप, सबसे पहले आपको साहित्य के इतिहास लेखक का नाम देना है और क्रमवार देना है। जिसने पहले लिखा उसका नाम पहले, जिसने बाद में लिखा उसका नाम बाद में। तो साहित्य के इतिहास लेखक का नाम, उसकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष और कहाँ से वह प्रकाशित हुई है, प्रकाशक का नाम, इतना देना है आपने। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल लिया होगा। आपने हेडिंग डाला है, क्या डाला हेडिंग आपने? तो इस संबंध में हम जो सबसे पहले इतिहास लेखक का नाम लिखेंगे वो हैं गारसा द तासी, गारसा द तासी। और इसमें आप लिखेंगे डैश करके कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। कौन थे ये? फ्रेंच विद्वान थे। ठीक, इनकी रचना का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, अब इसमें इस्तवार माने होता है इतिहास, लिटरेच्योर माने होता है साहित्य, एंदुई माने हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, और हिंदुस्तानी मतलब होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा। इसको प्रकाशित किसने किया? इसको प्रकाशित किया ए ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। ठीक है, इसका प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 में। प्रथम संस्करण इसका प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ था उसके 3 भाग थे। 1870 में पहला भाग, 1870 में फिर से दूसरा भाग, और 1871 में पुनः तीसरा भाग। ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, मैंने बता दिया। बस आपको ये बताना है गारसा द तासी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। आपकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। यह 1839 में प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशक थे ए ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख विशेषताएं, यानी इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो लिखेंगे कि यह रचना मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और ये इसका जो महत्व है मूल रूप से वो ये महत्व है कि एक विदेशी विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सराहनीय प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। अब हम बताएंगे कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं। तो इस रचना में इतिहास लेखन की निम्न स्तर की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके बावजूद, इतनी कमियां होने के बावजूद इस रचना को इस रूप में मान्यता दी जाती है कि इसने आगे के तमाम विद्वानों को इस बात के लिए प्रेरणा दी कि वे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें। ठीक है, और इसमें कुल 738 कवियों को स्थान दिया गया। ठीक, चलिए अगली हम बात करते हैं। अगले लेखक हैं हमारे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो क्या लिखेंगे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है वो गारसा द तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को जाता है। इन्होंने किस जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। प्रकाशित कब हुई? 1883 में। प्रकाशक कौन था? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। अब हम बताएंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इस रचना में कुल 1003 कवियों ऑब्लिक लेखकों का विवेचन किया गया है। ठीक, इस रचना में कवियों लेखकों की जन्म काल, मृत्यु काल और रचना काल का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि आज की डेट में ये जो उल्लेख है, जो तिथियां हैं, ये मान्य नहीं है। महत्व क्या है? महत्व ये है कि इस रचना में तत्कालीन समय तक उपलब्ध हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को एक जगह रख देने का बहुत सराहनीय प्रयास किया गया। मतलब
उस समय जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के विद्वानों के संबंध में, जो रचनाकार थे उस समय या लेखक थे, उन सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया। सारी इन्फॉर्मेशन को एक बुक में कलेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अगर आप कमियों की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गारसादा तासी की तरह इस रचना में भी इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है और ये की रचना में जो उल्लिखित तिथियां हैं वे अनुमान पर आधारित ज़्यादा हैं, तथ्यों पर आधारित कम हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे भी हम एक शुद्ध इतिहास की पुस्तक के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब हम लेंगे नंबर 3 पर हमारे जो लेखक आते हैं वो हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ, किशोरी लाल जी गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन माने गए। किशोरी लाल गुप्त जी ने क्या कहा? ये कहा कि वास्तव में सच्चे अर्थों में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास किसी ने लिखा तो वो पहले विद्वान हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है इनकी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष इसका है 1888। ये एक असल में क्या हुआ था कि 1888 में ये रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका के विशेषांग के रूप में प्रकाशित हुई थी। मतलब द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी वो एक पत्रिका प्रकाशित करती थी। उस पत्रिका में ग्रियर्सन साहब ने ये पूरा लिखा था और वो समय था 1888। लेकिन एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में ग्रियर्सन जी ने इसे 1889 में प्रकाशित कराया। तो पुस्तक 1889 में प्रकाशित होती है लेकिन पत्रिका के विशेषांग के रूप में 1888 में ही ये आ जाती है। ठीक है। अब हम बताएंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो ये रचना सबसे पहले आप बताएंगे कि यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और इस रचना में कुल 952 कवियों और लेखकों का विवेचन मिलता है। ठीक। और ख़ास बात यह है कि इस जो 952 हैं ये सभी हिंदी से संबंधित कवि हैं। ठीक। इस रचना में युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का भी विवेचन किया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का सबसे पहला प्रयास जिन्होंने किया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही है। ठीक। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसमें इस प्रकार की विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। अब हमारे अगले लेखक आएंगे मिस्र बंधु। मिस्र बंधु का मतलब होता है, बंधु मतलब भाई, मिस्र माने मतलब मिस्र। मिस्र जिसके नाम में लगा हो उस प्रकार के 3 भाई थे ये थे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे, सगे भाई। इन्होंने तीनों लोगों ने मिल करके इसे लिखा है। ठीक। तो ये क्या है, लखनऊ के रहने वाले थे ये तीनों लोग। इनकी रचना का नाम है मिस्र बंधु विनोद। प्रकाशन वर्ष इसका असल में क्या हुआ कि ये 4 भागों में अलग अलग डेट पर प्रकाशित हुई। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। अब इसकी विशेषताएं अगर हम जान लें तो हम पहली विशेषता तो यही है कि इस रचना में लगभग 5000 कवि और एग्जैक्ट क्या है 4591 कवियों और लेखकों का विवेचन किया गया है। ठीक। और मिस्र बंधुओं ने इसमें अनेक अज्ञात कवियों को भी शामिल किया है। अगली विशेषता हम ये बता सकते हैं कि यह रचना मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाए गए हिंदी ग्रंथों के खोज कार्य के आधार पर रचित मानी जाती है। ठीक है। इस रचना में भी युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन किया गया और इन्होंने भी काल विभाजन किया है। इस प्रकार से ये होते हैं हमारे मिस्र बंधु। इसके बाद हम अगले लेखक पर आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के क्रम में हम जिस अगले लेखक का नाम लेंगे आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है वो। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के ही क्रम में नहीं, एक बहुत बड़े आलोचक के रूप में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। क्या लिखेंगे? हमें लिखेंगे कि सच्चे अर्थों में समयावधि सहित पूरी वैज्ञानिकता के साथ
काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सबसे पहले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। प्रकाशक कौन है? नागरी प्रचारणी सभा काशी। अब हम कुछ प्रमुख विशेषताओं की ओर चलते हैं। क्या? इस रचना में लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया है। ठीक। इस रचना में सिर्फ उन्हीं कवियों लेखकों को लिया गया है जिन्होंने हिंदी साहित्य के संबंध में बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। ठीक। जिन्होंने विशेष योगदान दिया है हिंदी लिटरेचर के संबंध में, उन्हीं को ही शामिल किया गया है और ये विधेयवादी पद्धति पर लिखी गई है। ठीक। इस प्रकार से इसकी तमाम विशेषताएं हैं। आप क्या करेंगे कि तमाम विशेषताओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कुछ दो चार बातें आप और करेंगे। आगे क्या लिखेंगे आप? तो आचार्य शुक्ल के इस साहित्य के इतिहास के संबंध में कुछ विशेषताएं आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। दूसरा लिखेंगे आप कि हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया गया है। तीसरा लिख देंगे आप कि पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से आप 4-6 बातें लिख सकते हैं। कुछ एक आध दो कमियां भी आप लिख सकते हैं इस संबंध में। क्या? कि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था, उनमें से तमाम अनेक रचनाएं आज की डेट में अप्रामाणिक, परवर्ती या अन्य भाषा में रचित प्रमाणित हो चुकी हैं। दूसरी कमी क्या थी? कि अपने समय के नए काव्य आंदोलनों के प्रति वे न्याय नहीं कर पाए। तीसरी कमी क्या हो सकती है? कि केशवदास को अलंकारवादी घोषित करके उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक पद से ही वंचित कर दिया गया। इस प्रकार से आचार्य शुक्ल के इतिहास में कुछ कमियां भी हमें दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद हम अगले लेखक को लेंगे। अगले लेखक हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का ही अनुकरण करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। कुछ विशेष बातें क्या हैं? कि इनकी ये रचना एक अधूरी रचना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल का ही विवेचन किया गया है। ठीक। कुछ विशेष बातें इन्होंने कही। क्या किया? कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य के नाम से पुकारा तथा प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्यधारा के नाम से पुकारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में एक और बड़ी बात है कि इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। एकांकी सम्राट के भी नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। अब अगले लेखक के रूप में हम लेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर कोई डायरेक्ट पुस्तक तो नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने तमाम ऐसी पुस्तकें लिखी। इनमें जो पहली पुस्तक थी वो थी हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी थी हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरी है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। कुछ विशेषताएं आप जान लें। क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने आचार्य शुक्ल की तमाम अवधारणाओं का बहुत मजबूती के साथ, बहुत सटीक प्रमाणों के साथ, तर्क के आधार पर खंडन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो पहला चरण है उसे आदिकाल के नाम से पुकारा और आप जानते हैं ये सभी विद्वानों को मान्य है। ठीक। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। अब्दुल रहमान को ये पहला कवि मानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखेंगे। इसके बाद हम एक अगले लेखक को ले रहे हैं और ये जो हमारे लेखक हैं ये हमारे अगले और अंतिम लेखक हैं। इनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। रचना का नाम क्या है?
हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1913 है। ठीक, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। और फिर उनके और क्या काम किया, एक काम ये किया कि इन्होंने आधुनिक काल को 4 उपभागों में बांट दिया। ठीक, और इनका जो काल विभाजन है और उपविभाजन है वो प्रायः सभी विद्वानों को मान्य है। और आज की डेट में आप शायद जानते हों कि इनकी यह पुस्तक विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय है, वो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, नेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी से संबंधित अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें साहित्य पूछा जाता है तो डॉक्टर नगेंद्र की किताब को, इस पुस्तक को बिना पढ़े आप अपनी वैतरणी पार नहीं कर सकते हैं। इसके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, इसकी एक एक पंक्ति को आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको इसे समझना है। ठीक, तो इस प्रकार से हम डॉक्टर नगेंद्र को लेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ आप 2-4 ग्रंथ और बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बता सकते हैं नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा, परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा, विजेंद्र स्नातक ने लिखा, टीकम सिंह तोमर ने लिखा, चंद्रकांत बाली ने लिखा, मोतीलाल मलारिया ने लिखा, डॉक्टर सियाराम तिवारी ने लिखा। बहुत से लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, अब आप अंत में एक निष्कर्ष देंगे। कैसे देंगे? इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि गारसादा तासी से लेकर अब तक की परंपरा के संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 1 शताब्दी की ही अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया है। ठीक, बस इतना लिख करके अपनी बात आप समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें लिखें। ये डेटा वाइज है, इसमें तथ्य ज़्यादा हैं तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहें। आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।